नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसका फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था। उसमें हमने न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, को स्टडी किया था। बहुत सिंपल सा है वो। फिर उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये सभी कंसेप्चुअल बातें आपको बहुत काम की हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपकी पूरी फिजिक्स की लाइफ में या फिजिक्स की स्टडी में बहुत काम आने वाली हैं। तो एक एक के बाद एक लेते रहेंगे, एक के बाद एक लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करेंगे आप कभी कि ग्रेविटेशनल लॉ है क्या। वो लॉ क्या था? वो था फोर्स बिटवीन टू मास। कोई भी दो मास के बीच में जो फोर्स है वो होता है Gm/m/r²। ठीक है, ये होता है। और दूसरी बात, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? r वेक्टर की होती है। मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग, ये जो दो मास है इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन की डायरेक्शन में होती है। तो ये तो हो गया आपका न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, अब हम ये जो लॉ है, ये लॉ कैवेंडिश जो एक साइंटिस्ट था उसके एक एक्सपेरिमेंट से काफी रिलेटेड है। तो मैं आपको क्या है इस लॉ के साथ साथ ये एक लॉ थोड़ा सा कैवेंडिश का एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है एक एक्सपेरिमेंट किया था। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैवेंडिश वो हैं जिन्होंने फिजिक्स के द्वारा सबसे पहले मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट किया था। ठीक है, वही हैं जिन्होंने साइंटिफिकली बता पाए थे कि मास ऑफ द अर्थ क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, यहीं से आप इंपॉर्टेंट कीजिए कि जिस व्यक्ति ने मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट किया है उसका एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है उसको भी यूज किया था और टॉर्क टॉर्क के जो रूल्स हैं उनको भी यूज किया था। उनको यूज करते हुए दोनों को कंबाइन किया। और यही एक फिजिक्स की ब्यूटी है, यूनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सी चीजें यूनिफाइड है, यानी हम दो लॉज को क्या कर सकते हैं, यूनिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए, जो कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था, शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको, डिटेल में नहीं। उन्होंने क्या किया, एक बेस से क्या किया, एक वायर के द्वारा क्या किया, दो मास को लटकाया था। ठीक है ना। ये दो मास पॉइंट मास थे, बहुत स्मॉल मास थे। ठीक है, पॉइंट मास को उन्होंने क्या किया था, लटका दिया था। ठीक है, अब क्या किया कि एक दो मास और लिए गए जिनका मास क्या था, m मास था, m। ठीक है, जो ये सस्पेंडेड मास थे उनको क्या किया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, ये इस तरह से जैसे क्या वर्टिकली लटके हुए हैं और उनके दोनों को क्या कर दिया, ऑपोजिट साइड के अंदर, जिस तरह से लटके हुए हैं ऑपोजिट साइड में क्या किया, इन्होंने दो इक्वल मास रख दिए। ठीक है, या इक्वल मास भी नहीं रखे तो चलो एक मास भी रख दिया, चलो एक मास रख दिया। ठीक है, एक मास हमने यहां रख दिया। तो ध्यान से देखिए आप, अब इसमें क्या होगा, अट्रैक्शंस होंगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। तो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन हुआ, उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है, ये दोनों मास, ये मास और ये मास क्या कर रहे हैं, एक इसके अंदर फोर्स जनरेट होगा। और ठीक ऐसा ही मास जब इस साइड में भी था उसी समय, तब क्या था, एक क्या है मास, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर हुआ है। दोनों फोर्स का क्या है,
दोनों फोर्स का प्लेन जो है ना वो क्या एक ही प्लेन के अंदर हो रही है। तो अब जो जब किसी भी एक सिस्टम में दो फोर्स क्या हो रहे हैं एक प्लेन में लग रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस वायर में क्या होगा, टॉर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा रोटेट होएगा, ये वायर जो क्या है रोटेट होगा। तो रोटेट होगा तो वो टॉर्क जो क्या है वो थीटा एंगल के साथ रोटेट हो जाएगा। और जब वो थीटा एंगल के साथ रोटेट होगा तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा एंड दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा। ठीक है, के इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की जरूरत थी तो के थीटा हो गया। तो ये के क्या है एक्चुअल में, के इज टॉर्क कांस्टेंट ऑफ वायर, ये वायर का क्या है टॉर्क कांस्टेंट है। ठीक है, के क्या है टॉर्क कांस्टेंट है वायर का, जो भी जिस वायर के द्वारा ये सस्पेंड किया गया था उसका टॉर्क कांस्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा टॉर्क के बारे में हम पिछला चैप्टर जो है रोटेशनल मोशन उसको जब हम स्टडी करेंगे तब उसकी वहां पे डिटेल आएगी, पर इतना भी समझ लीजिए कि एक टॉर्क था, टॉर्क क्रिएट हुआ, टॉर्क क्रिएट होने की वजह से क्या एंगुलर मोमेंट, एंगुलर चेंजेस हुए वायर के अंदर, है ना, एंगुलर चेंजेस हुए, तो एंगुलर चेंजेस होने की वजह से इसके अंदर टॉर्क हुआ तो हो गया के थीटा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक तरीका टॉर्क कैलकुलेट करने का। कैवेंडिश ने क्या किया, इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए दो प्रिंसिपल्स काम में लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये हो गया भाई टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। अब सेकंड उन्होंने क्या किया कि ये जो फोर्स है उसने इन फोर्स को भी क्या किया, इस्तेमाल किया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो आर डिस्टेंस है। तो अब देखिए आप, एक टॉर्क का फॉर्मूला और होता है, वो होता है फोर्स इनटू आर। ठीक है, जो भी ऑपोजिट फोर्स हो रहा है, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, उन दोनों ऑपोजिट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी क्या होगा, टॉर्क आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये F, अब ये F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास है। तो टू मास के अंदर तो हम जानते हैं, हमने क्या किया, न्यूटन का फॉर्मूला कर रखा है, तो वो है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इस टॉर्क को और इस टॉर्क को जब हम क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं कि है तो दोनों ही टॉर्क, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के थीटा। ठीक है, तो इसकी इस रिलेशन की सहायता से, इस रिलेशनशिप की सहायता से कैवेंडिश ने क्या किया, कैवेंडिश ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो जैसे मान लीजिए मास अगर क्या करते हैं हम बदल लेते हैं, मास हम बदल लेते हैं, यहाँ पे क्या कोई भी एक मास हमने चेंज कर लिया, जैसे ये m तो क्या उतना ही रखा, ये m1 और m2 दो मास के लिए उन्होंने कर दिया, तो ये दरअसल में क्या हो जाएगा, θ1 और θ2 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो उसकी सहायता से क्या किया, कैलकुलेशंस करके, डिफरेंट कैलकुलेशंस करके कैवेंडिश ने क्या किया, फाइंड वैल्यू ऑफ जी। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा उन्होंने क्या किया, कैवेंडिश गेट सक्सीडेड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी। उसने क्या कर दिया, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट कर ली। अब जब वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट हो गई, वैल्यू ऑफ जी इस मेथड के द्वारा, ठीक है, इस मेथड के द्वारा वैल्यू ऑफ जी का जब कैलकुलेशन हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, मास ऑफ द अर्थ भी कैलकुलेट हो जाएगा। वो कैसे होगा देखिए। ठीक है, तो कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसने टू प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, वैल्यू ऑफ टॉर्क कैलकुलेट की, और उन दोनों को कंपेयर करके क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट की। तो जो वैल्यू ऑफ जी जब उसे मिल गई तो उसकी सहायता से उसने क्या किया,
मास ऑफ द अर्थ, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट की। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर दी। कैसी की? हम जानते हैं कि फोर्स, ठीक है, फोर्स यानी कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, एम, क्या सॉरी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी की वैल्यू हमें पता ही है 9.8 है, अदर एक्सपेरिमेंट से आएगी, किसी साइंटिस्ट ने दी। ठीक है, और m की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करनी है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, जी आर स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर अपॉन ये। ठीक है, जब किसी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या है, आर पता है हमें, तो आर की सहायता से और इनकी सहायता से जी की वैल्यू जो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट ने पता करी ली थी, तो उसकी सहायता से हमने क्या किया, मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर लिया। तो मैं आपको इन कंसेप्ट के द्वारा ये बताना चाह रहा था कि फिजिक्स के अंदर क्या होता है, यूनिफिकेशन बहुत होता है। यूनिफिकेशन होगा तो यूनिफिकेशन होने की वजह से क्या होगा, कोई भी दो प्रिंसिपल को यूनिफिकेशन किया जाएगा और उसकी सहायता से नए नए कंसेप्ट्स बनाए जाते हैं। तो कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट की, और वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट किया। ठीक है, और ठीक उसी से ही हम मास जानते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, मास इज इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब क्या है, वॉल्यूम हो गया क्या, d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी सहायता से क्या किया, d इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब इंटू 3। तो इस फॉर्मूले की सहायता से डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी कैलकुलेट कर ली गई। ठीक है, इनकी। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल बात बताना चाहूंगा, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फोर्स जो है, उस फोर्स की क्या है, जो वैल्यू है, वैल्यू तो होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये लेकिन मैग्नीट्यूड है। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको एज ए वेक्टर्स हम करते हैं, तो ये फोर्स वेक्टर हो जाता है। तब क्या हो जाता है, इधर भी एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, दैट इज आर वेक्टर, एंड दिस आर इज in the direction of line joining m and m। ठीक है, ये जो दोनों मास है, इन दोनों मास को ज्वाइन करने से जो बनने वाली लाइन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसकी होगी वेक्टर फॉर्म। अब क्योंकि इस फोर्स पे भी क्या हो रहा है, वेक्टर लग रहा है, तो क्या होगा, जब भी सिस्टम ऑफ मासेस होगा, उस समय जब डिफरेंट फोर्सेस होंगे, तब उनमें वेक्टर लॉ लगेगा। यानी कि यदि कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए सिस्टम 1 2 3 4, ये मास है जिसके अंदर ये क्या है, m1, ये है m2, ये m3 और ये m4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस m1 की वजह से, इस m1 पर इस पूरे सिस्टम का फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या होगा, इसकी वजह से जो फोर्स होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, इसकी वजह से जो होगा फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी इधर। ठीक है, और इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। तो ये क्या है कि जब डिफरेंट फोर्स बन गए हैं ये, तो इनके ऊपर जब फाइनल फोर्स हमें निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, यानी यहां पर भी क्या होगा, वेक्टर लॉ लगेंगे, और वेक्टर लॉ को लगाते हुए हम क्या करेंगे, फाइनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे।
और साथ ही साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों फोर्स हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। F1, F2 एंड F3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब इनकी वजह से इनका जो फाइनल सम हम फाइंड आउट करना है या रिजल्टेंट, अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फाइनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है, तब क्या होगा, उस वक्त यहाँ पे वेक्टर जो लॉज हैं जो हमने वेक्टर के चैप्टर में स्टडी किए हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे और उनकी सहायता से फोर्स निकलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है। जैसे ही हमें कोई भी एक सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है किसी एक पर्टिकुलर मास के ऊपर, तो वहां पे हमें वेक्टर रूल्स लगाने होंगे, इनको याद रखिएगा, ठीक है। हो गया, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको सिंपल बता दिया। कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसकी सहायता से उसने क्या किया था, जी कैलकुलेट की थी, ठीक है। जी कैलकुलेट हो गया तो उसकी सहायता से किसी साइंटिस्ट ने आर रेडियस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर रखी थी, उनको यूज करते हुए उसने मास और डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैलकुलेट हो गई। और उसी के साथ मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया। भाई यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर लॉ भी अप्लाई होंगे, ठीक है। ठीक, वेक्टर लॉ अप्लाई होंगे। उसके बाद में क्या है, एक आती है शेल थ्योरम, न्यूटन शेल थ्योरम, ठीक है। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, शेल और सॉलिड मास पर ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है ये कैसे अप्लाई होगा या उसका क्या इफेक्ट होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है शेल थ्योरम, ठीक है, न्यूटन्स शेल थ्योरम। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इंक कम हो गई थी, मैंने इंक डाली है, सब कुछ हरा है। अब हरा है, हमको अब स्टडी करनी है थोड़ी न्यूटन्स शेल थ्योरम, न्यूटन्स शेल थ्योरम। ये क्या है, जो न्यूटन्स ने क्या किया कि कभी कभी क्या हो सकता है, हम क्या करते हैं, जब भी ये जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, देन तब क्या है, ये m और m क्या है एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट्स ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि हम इनको क्या करते हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम क्या करते हैं, इनका मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये क्या है, कंसंट्रेटेड एट पॉइंट है, सेंटर ऑफ द मास है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे थे, इन सबको हम क्या कर रहे हैं कि ये मान के चलते हैं कि ये सब क्या है, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है। यानी कि उसकी साइज से हमें या उसके रेडियस से हमें क्या है, कोई लेना देना नहीं होता है। अब तक हम क्या कर रहे थे, जितने भी जो ये हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमें क्या करना था, उसकी साइज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होगा ना, हर जगह ऐसा नहीं होगा। जैसे कि क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, इनके बीच में हमने जो भी कैलकुलेशंस की है वो क्या है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करती है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं, ज्यादातर सारे को हम यूनिफॉर्म बॉडी भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जब क्या होता है, हमें कैलकुलेशंस करते वक्त उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माने या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें न्यूटन्स शेल थ्योरम
इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कोई एक शेल है, ये और ये इसकी ये शेल है। शेल मतलब ये क्या है? होलो स्फीयर। ठीक है, होलो स्फीयर है ये, और हो सकता है कि कोई एक सॉलिड स्फीयर भी हो। तो हमें क्या करना है, न्यूटन शेल थ्योरम जो है उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कोई भी हम कैलकुलेशंस करनी है और हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हमारे को शेल थ्योरम को अप्लाई करना है। तो शेल थ्योरम ने क्या किया, देखिए शेल थ्योरम के कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कंक्लूजन्स है, वो हमें अप्लाई करने हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेल को लेते हैं। ये शेल है, तो शेल मास है। कैसा मास है? ये एक मास है। ठीक है, वो मास इन द फॉर्म ऑफ शेल है, तो इसका मास है मान लीजिए क्या, m, कैपिटल M है। अब एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है m, ठीक है, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम इसको नहीं मान रहे हैं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे कैलकुलेट होगा, वही कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, और ये कंसेप्ट शेल थ्योरम बहुत काम की है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जी यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है जी है, इस जी की वैल्यू को क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, अर्थ से अबव द सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे भाई उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, और इनसाइड द अर्थ क्रस्ट उस पर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी उसको कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, ये शेल जो है वो शेल थ्योरम जो है वो इस्तेमाल होगी। ठीक है ना। अब देखिए आप, सबसे पहले हम शेल के रूप में लेते हैं, फिर स्फीयर के रूप में, सॉलिड में लेंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि जब ऐसी सिचुएशन हो, जब इस तरह की सिचुएशन हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, यानी कि अगर ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये क्या है, आउट ऑफ द शेल है। ठीक है ना, तो सिचुएशन देखिए क्या हो सकती है, इसमें तीन या चार हो सकती है, 2, 3 और 4 सिचुएशन हो सकती है। ठीक है ना, पहली सिचुएशन तो ये है कि ये मास क्या है, आउट ऑफ शेल हो। ठीक है, वैसे स्फीयर में हो सकती है ये, ठीक है, आउट ऑफ द शेल हो सकती है। ठीक, तब क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरी बात हो सकती है ये ऑन सरफेस ऑफ शेल हो। ठीक है ना, जस्ट ये यहां पे भी तो मास प्रेजेंट हो सकता है, और यहां पर भी क्या हो सकता है, मास प्रेजेंट, पॉइंट मास प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात इनसाइड मास हो, इनसाइड शेल या स्फीयर हो। ठीक है ना, दोनों से ये क्या हो सकता है, इस शेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, तब क्या होगा। और लास्ट है इनसाइड शेल हो, तो ठीक है ना, इनसाइड शेल हो तो चारों कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो आपका न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखिए, आउट ऑफ द शेल हो, आउट ऑफ द शेल हो या आउट ऑफ द स्फीयर हो, दोनों सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हमें क्या करना होगा, इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दोनों ही सिचुएशन में इनको क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा। ठीक है, इनको हम दोनों को क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, जो वो करना होगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो r हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर कोई मास है तो उसकी r डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। ठीक है, सेकंड बात, ऑन द सरफेस ऑफ शेल हो या ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हो, तब भी हमें क्या करना है, इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानना होगा। ठीक है ना, उस सिचुएशन में भी इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानना है, कोई अलग तरह की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। लेकिन अब देखिए इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो आ रही है ये इनसाइड शेल, इस शेल के अंदर हो और या इसके अंदर हो कोई, है ना, मास, तब, और ये जो कंडीशन है ये तो वैसे इसी में ही हो सकती है, यानी कि ये मास के अंदर हो और यानी कि ये शेल क्या है, दरअसल में इतनी पतली मान लेते हैं, इतनी पतली मान के चलते हैं कि भाई इसके या तो इसके सरफेस पे होगा या अंदर ही होगा, है ना। तो इनसाइड शेल को हम हटा देते हैं एक बार, ठीक है। स्फीयर के अंदर हो तो एक सिचुएशन वो बनेगी, और लास्ट सिचुएशन बनेगी इनसाइड शेल हो, शेल के अंदर हो। तो शेल के अंदर हो तो क्या होगा, शेल के अंदर होगा तब क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर किसी शेल के अंदर है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप बताएंगे क्यों जीरो होगा, तो जीरो होने की वजह ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इनके जो डिफरेंट छोटे छोटे मास जो क्या करेंगे, जो इसके ऊपर फोर्स डालेंगे, उनका अपना इंडिविजुअल जो डालेंगे, उनके वेक्टर एडिशन, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो वेक्टर एडिशन है ना, एक्चुअल में मैं आपको ऐसा कहूंगा, ये अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इनसाइड द शेल अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो नहीं होगा, मतलब वो इनकम्प्लीट आंसर होगा। उसके बजाय यदि मैं कहता हूं रिजल्टेंट वेक्टर सम, रिजल्टेंट वेक्टर सम विच सम जीरो होगा, सम ऑफ फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। तो यही क्या न्यूटन शेल थ्योरम है, ठीक है। तो शेल थ्योरम क्या कहती है, बाहर यदि शेल के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे आप क्या करेंगे, क्या मानेंगे, तब उस शेल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेंगे, और शेल के जस्ट सरफेस के ऊपर है तब भी उसे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे इसका मतलब क्या होगा, इस पूरी शेल का मास हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानेंगे, ठीक है। लेकिन यदि इनसाइड शेल कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी वो क्या होगा, जीरो होगा। एक्चुअल में रिजल्टेंट जीरो होगा, यानी कि उसको फोर्स तो लगेगा लेकिन क्या होगा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये मेरा जो आपको मैं ये कह रहा था रिजल्टेंट सम जीरो होगा, वो मैं आपको उसी के साथ में आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है, जो भी शेल के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स तो अप्लाई होगा, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल शील्ड नहीं बनेगी, समझ गए आप। ग्रेविटेशनल शील्ड नहीं बनेगी, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है ना। इसमें ग्रेविटेशनल शील्ड नहीं बनाई जा सकती है। अगर कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई जैसे ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हो आएगा वो जीरो हो जाएगा, वो नहीं होगा, फोर्स तो आएगा ही आएगा, फोर्स तो कैलकुलेट होगा, लेकिन क्या है, उस शेल के द्वारा जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक्चुअल में जीरो होगा, ठीक है। आगे बात समझ में ये है। और उसके बाद जो स्फीयर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि जो स्फीयर है उसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, मास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो बाहर है तो इसको हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना है, और यदि वो सरफेस के ऊपर है तब भी इसे क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेना है। और जब ये मास इसके अंदर है तब क्या होगा, तब हमें क्या करना है, तब देखिए कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि ये क्या हो जाएगा, दो शेल बन जाएगी, ये इस तरह से शेल बन जाएगी, ठीक है ना। शेल बन गई ना, एक तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट मास पॉइंट क्या है, यहाँ है ना, और एक बाकी की ये शेल है। तो ध्यान से देखिए आप, इसकी वजह से ये जो पार्ट है, इस पार्ट की वजह से तो क्या होगा, शेल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। शेल थ्योरम अप्लाई होकर के इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो अंदर का मास है, इसकी वजह से
इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट एट द सरफेस ऑफ स्फीयर वाला पॉइंट लग, यानी कि रूल लगते हुए इस स्फेरिकल पार्ट की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस नंबर 1 ऑब्जेक्ट जो ये है, इसके ऊपर क्या है एक्चुअल में, इस शेल को तो कह सकते हैं 2 और इसको कह देते हैं हम 3। ठीक है, 3 मास है, एक नंबर 1 मास है, ठीक है, या m1 कह देते हैं इसको, दूसरा है m2, वो क्या है एक्चुअल में शेल है, और तीसरा है क्या, m3। तो देखिए आप, m2 की वजह से m1 मास के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो शेल थ्योरम की वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस m1 के ऊपर m3 मास, जो अंदर का जो सॉलिड मास है, उसकी वजह से तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट रहेगा, 1-3 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर स्फीयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पार्शियली तो शेल थ्योरम लगेगी और पार्शियली इंटरनल स्फीयर की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट रहेगा। तो ये याद रखिएगा, जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और केवल स्पेशली हम जी वगैरह को कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे वैल्यू ऑफ जी की कैसे वैल्यू चेंज होती है अबाउ द सरफेस, जस्ट अबाउ द सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ कैसे कैलकुलेट होती है उस वक्त, अब जब हम इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करेंगे उस पर क्या इफेक्ट होगा, तब हमें ये दोनों वाले कंसेप्ट काम में लेंगे। ठीक है, रब कर दूं मैं इसको। अब है आपका स्पीड ऑफ मास। कोई भी यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स की वजह से मोशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मोशन हो रहा है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, तो देखिए स्पीड ऑफ मास कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, स्पीड ऑफ मास, रोटेशनल स्पीड ऑफ मास कैलकुलेट करनी है। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला ये बनेगा, जैसे हम क्या ले लेते हैं, अर्थ और मून के ले लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये मून है, ठीक, ये इनमें क्या हो रहा है, मून इसके चारों ओर क्या होता है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक, चारों ओर कर ही रहा है। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द मास, कोई भी जो स्पीड जो भी रोटेशनल मोशन कर रहा है उसकी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा, इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, ठीक है। तो इधर लगने की वजह से फोर्स दोनों तरफ लगेगा, ये इधर खींचेगा, मून तो इसको इधर खींचेगा और अर्थ इसको इधर खींचेगी। तो अर्थ के द्वारा जो क्या किया गया है, मून को फोर्स ने इधर लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इस अर्थ को क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा। सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया तो क्या हो गया, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल गया। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए फिर आगे बात आपकी क्या, यूनिफिकेशन सिस्टम। यूनिफिकेशन सिस्टम के द्वारा हम बता रहे हैं, तो वो ये होगा, क्योंकि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, mv²/r, यानी मून का मास अपॉन v²/r, यही इसका क्या होगा, यही इस मून के को ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू यूनिफिकेशन सिस्टम से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी भी बराबर होगी, तो Gm/r², ये भी होगा, इसमें कोई दिक्कत है। तो देखिए आप यहां पे हम क्या कर सकते हैं, V इजिकल टू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V क्या होगा, Gm/r, ठीक है, Gm ये r क्या हो गया, उधर चला गया, ठीक है। तो Gm/r का अंडर रूट, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, V ऑफ द वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ मून फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मून इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब ध्यान से देखिए आप, अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या है, v हम जो है वो जानते हैं, यहां से तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई, वैल्यू को पुट रखिए, वैल्यू को रखिए, g की वैल्यू हम जानते ही हैं 6.6 into 10 to the power, ठीक है 11। तो अब क्या है, ये m मास ऑफ द अर्थ, me क्या मास ऑफ द मून है, मैंने क्या कर दिया, कुछ गलती तो नहीं कर दी, सॉरी ये रिपीट कर दिया ना, g m अपॉन r, ठीक है। और ये r क्या है, रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसकी सहायता से हमने क्या किया था, वेलोसिटी ऑफ ये कैलकुलेट कर दी। अब ध्यान से देखिए आप कि एक रिलेशनशिप और बनती है, इसको रब कर दूं मैं, इसको रब करके देखिए आप, यहां से एक रिलेशनशिप और बनती है। वो रिलेशनशिप ये बनती है कि वेलोसिटी हम जानते हैं m, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, 2 पाई r, वेलोसिटी क्या होगी 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r रेड यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द मोशन, ठीक है, 2 पाई r अपॉन t, t क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, जो भी मोशन का टाइम पीरियड है, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी को, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, r रह गया, ठीक है, r तो यही है। तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, ये g m e m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप, यहां से हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो t स्क्वायर इक्वल्स टू भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। तो देखिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम आगे करते हैं, तो ये क्या बन जाती है, इसको सबको रब कर दो ऊपर वाले को, देखिए ये बनी है, इस m से तो क्या हो गया, ये m कट गया, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, 2 की जगह हो गया ये 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई आर, यही बन गया। इस आर को हम उधर ले गए, आर स्क्वायर किया, या यूं मान लीजिए चलो आर स्क्वायर, और ये सॉरी आर स्क्वायर, ये आर यहाँ आ गई थी, ठीक है। तो इस आर के साथ ये स्क्वायर कट गया और 1 ही रह गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको आर को इधर ले गए, तो ये क्या बन गया, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी एम ई, ठीक है, बन गया ये रिलेशनशिप। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या बनता है, आर क्यूब इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी एम ई अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ना, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट ही रहेगा, जी कांस्टेंट है ही है, ये 4 कांस्टेंट है, और ये पाई क्या कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, ठीक है। इन आर क्यूब दोनों के बीच की जो रेडियस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो, और टी टाइम पीरियड ऑफ द मोशन है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गई। तो ध्यान से देखिए, इससे क्या बने रिलेशनशिप, कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इस रिलेशनशिप के द्वारा हम जितने भी ग्रेविटेशनल मोशन है इस यूनिवर्स में, उनको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां से आया है, और इसी की सहायता से देखिएगा हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं जो ऑर्बिट के अंदर जो प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। तब आपको
याद करना होगा कि वो जो रिलेशनशिप वो कहां से आई थी। ठीक है ना, इसे रब कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू रोटेटरी टू ग्रेविटेशनल मासेस। दो मासेस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस का क्यूब के द्वारा वो रिलेशनशिप में है। अब एक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वीडियो का टाइम देख लेता हूं। चलो ठीक है, एक छोटा सा एक और मैं बताना चाहूंगा आपको। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के द्वारा एक कंसेप्चुअल बात बताना चाहता हूं आपको मैं। वो ऐसे है कि एक मास है m, ठीक है। इस मास को क्या किया जाए, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा एक तो, और दूसरा क्या है, ध्यान से देखोगे तो क्या बन जाएगा, m माइनस m, यही बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताइए, या वो कौन सा डिवीजन होगा जब क्या हो, इनके बीच में फोर्स क्या है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मैक्सिमम हो, Fg क्या है, मैक्सिमम हो। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के द्वारा हम बहुत दो चार कंसेप्ट की बातें सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी भी एक मास m के दो टुकड़े किए गए m और m माइनस m, तो वो सिचुएशन या वो कंडीशन बताइए जब इन दोनों टुकड़ों के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो वो हमें बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिए आप, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो गया जी एम, ठीक है, या सॉरी ये तो कंफ्यूज हो गया, जी एम क्रॉस m माइनस m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही है फोर्स की जो वैल्यू है वो यही हो गई ना। ठीक, अब ये बताना है कि आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, दोनों में फोर्स यही है। ठीक है, फोर्स है जी एम माइनस एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जी एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। तो अब हमें बताना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ये एफ क्या होगा, मैक्सिमम हो। तो देखिए उसे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, डी एफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन कर देते हैं। जब हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक्चुअल में कैपिटल एम है। ठीक है, अब इसका जब हमने ये आर भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। अब ये एम और एम इसका हमको डेरिवेशन करना है, तो ध्यान से देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो जाएगा एम माइनस 2m, यही हो जाएगा। इसका तो हो गया m और इसका हो गया 2m, 2n m n x, यही होता है ना फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ xn इज इक्वल टू n x n माइनस 1। याद कीजिए डेरिवेशन का चैप्टर, तो उसके द्वारा से डेरिवेशन किया हमने, तो देखिए क्या निकला, इसका तो हो गया nm का तो हो गया m और इसका m स्क्वायर का हो गया 2m। थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करोगे तो आप ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये क्या है, df अपॉन dm रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स क्या है, मैक्सिमम कब हो। तो देखिए आप मैक्सिमम वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम कब हो, तो जब ये मैक्सिमम हमें पता करना है
तो उसके लिए क्या होता है, df अपॉन dm क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हमें क्या होगा, इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 कब हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, जी आर स्क्वायर अपॉन एम माइनस 2m इजल टू 0, तो आर स्क्वायर से क्या हो गया, उधर जाके गायब हो गया, जी भी उधर जाके क्या हो गया, गायब हो गया, यानी m इजल टू क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, तो इस स्मॉल m की क्या वैल्यू हो गई, m अपॉन 2 हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन केवल उसी सिचुएशन में होगा जब हम इस m के बराबर टुकड़े करें। ठीक है, यानी कि अगर हम इस m को इस मास के दो बराबर टुकड़े करते हैं और उन दोनों को किसी भी डिस्टेंस के बीच में रखते हैं, तब क्या होगा, उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा वैल्यू ऑफ df अपॉन dm की सहायता से हमने क्या किया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कभी भी किसी को एक मास के दो टुकड़े इक्वल टुकड़े करोगे तो उनके बीच के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट रहेगा, और अगर डिफरेंट साइज के करोगे तो अलग अलग ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ सारे कंसेप्ट क्लियर आज के पूरे होते हैं। लास्ट हम वीडियो का आज का एंड जी के साथ करना चाहेंगे। ये जी क्या है, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, यानी कि अर्थ के ऊपर या अर्थ से रिलेटेड है। अब यहाँ जी देखिए पर्टिकुलर, यानी कि जब हम अर्थ के कॉन्सेप्ट उसमें बात करते हैं, जी अर्थ के उसमें हो जाता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है ना, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जी है। उस जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और उसकी वैल्यू तो क्या होती है, 9.8 होती है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, तो फोर्स एक्चुअल में क्या था, यूनिफिकेशन सिस्टम से देखिए आप, ये अर्थ के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट m मास का गिर रहा है, तो देखिए यूनिफिकेशन सिस्टम से इसके अंदर क्या होगा, g प्रोड्यूस होगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट में। तब क्या होगा, फोर्स क्या है, ये जो फोर्स है दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तो क्या है, ma फोर्स से, तो ma फॉर्मूले से क्या हो गया, mg, ये वाला आ गया देखिए आप। और दूसरा क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जब अप्लाई करते हैं तब क्या हो जाता है, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे भी हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसके द्वारा ये रिलेशनशिप निकलेगा। तो फिजिक्स में यूनिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और काम आती है। बहुत सारी नए रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हमें मदद मिलती है। तो इस यूनिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया, इस m से ये m कट गया, तो देखिए क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसकी सहायता से हम वैल्यू ऑफ द जी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो इसी के साथ अगर ये वीडियो को हम समापन की ओर ले जाते हैं, समाप्त करते हैं। और हमेशा मेरी टैगलाइन याद रखिएगा, एक ही मोटो है, ऑलवेज जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। और यही मेरे सारे फिजिक्स दोस्त चैनल का स्लोगन है, जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।